हम्म। एक्चुअली इसमें पार्ट टिम्बर जो है अपना बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये टिम्बर लिखा हुआ शो हो रहा है आपको, दिख रहा है? जैसे ठीक है। हम्म। बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी एक पॉइंटर बाकी है आपका। तो टिम्बर बिल्डिंग मटेरियल में हम हर वो चीज़ का स्टडी कर रहे हैं जो आपके जनरली बिल्डिंग में काम आती है। जनरली हम एक रेजिडेंस की या बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले कंक्रीट का स्ट्रक्चर ध्यान में आता है, लेकिन बहुत सारे हिली एरियाज या पुराने घर की बात करें, हिमाचल वगैरह, कश्मीर हुआ या ईस्टर्न एरियाज हुए इंडिया के, ठीक है, वहाँ आज भी जो घर हैं आपके वुडन के ही बनते हैं। जनरली ग्राउंड फ्लोर ही होता है, ठीक है, टेपर्ड रूफ होती है। तो टिम्बर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हो कंस्ट्रक्शन दोनों में ही। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है हमें कि क्या पार्ट क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। टिम्बर डेफिनेशन क्या है? टिम्बर डिनोट्स वुड विच इज suitable फॉर बिल्डिंग और कारपेंट्री एनी एंड फॉर वेरियस इंजीनियरिंग एंड अदर पर्पस। कारपेंट्री में तो बताने की जरूरत ही नहीं क्या काम आता है, बाकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी जब वुडन की जो टिम्बर के जो घर होते हैं उसमें फाउंडेशन, कॉलम, बीम्स, सब चीज़ें आपके टिम्बर की ही बनी हुई होती है, ठीक है। व्हाट इज वुड? द ऑर्गेनिक मैटर obtained फ्रॉम द ट्रीज इज कॉल्ड इज वुड, ठीक है। ट्री से जो मिलता है ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? वुड होता है। अब अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ट्रीज के दो टाइप होते हैं टेक्निकली, एक्सोगेनस एंड एंडोगेनस ट्रीज। एक्सोगेनस ट्रीज जो है दो टाइप के होते हैं, कॉनफायर्स एंड डेसिड्यूज। तो अपन जो मेन दो फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सोगेनस एंड एंडोगेनस ट्रीज। सबसे पहला है टाइप ऑफ ट्रीज में क्या है? एंडोजेनस ट्रीज। What is that? The trees which grow inward in the longitudinal fibrous mass are called indigenous trees. The trees which grow inward the longitudinal fibrous mass are called indigenous trees. इमेज समझ में आ जाएगा आपको। Indigenous, the trees grow inward, fresh fibrous mass in innermost portion. ठीक है। Example of indigenous trees are bamboo and can. तो endogenous trees का एग्जाम्पल क्या हुआ? ठीक है, बम्बू हो गया, कैन हो गया, ठीक है। तो ये एंडोजेनस ट्रीज है जो इनवर्ड बढ़ते हैं और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये एंडोजेनस ट्रीज है। मतलब सीधी बात ये कि इनसे कोई ब्रांच नहीं निकलती है। अगर अपन कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, वो ट्रीज जिनसे कोई ब्रांच नहीं निकलती दूसरी, ये एक डायरेक्शन में ऊपर तरफ बढ़ते जाते हैं अपनी डायरेक्शन में, ठीक है, वो एंडोजेनस हो गए। दूसरा है आपका एक्सोजेनस ट्रीज, जिनसे ब्रांचेस निकलती। तो इसके अलावा जो आपके ट्रीज है वो आपके एक्सोजेनस ट्रीज है, ठीक है। एक्सोजेनस का मैंने इमेज नहीं शो किया क्योंकि द ट्रीज विच ग्रोस इन आउटवर्ड across horizontal section of stems are called exogenous trees. These trees are only fit for engineering construction. मतलब कंस्ट्रक्शन एंडोजेनस ट्रीज तो क्या है, जनरली अपने फूड वगैरह में काम आते हैं, या फिर जो बिल्डिंग में छोटे, जैसे आपने इसमें एग्जांपल देखा होगा कि ये डिज़ाइन वगैरह इंटीरियर में जो यूज़ आती है उसमें काम आ जाते हैं। लेकिन असल में जो ट्रीज काम आते हैं वो एक्सोजेनस ट्रीज है, ठीक है। ये आपकी नीम के पेड़ वगैरह जितने पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस निकलती है वो, मतलब बम्बूस, शुगर जो कैन्स और इस टाइप के जितने भी ट्रीज है वो एंडोजेनस। बाकी बाकी सारे जो ट्रीज आपके एक्सोजेनस में आते हैं। द ट्रीज विच ग्रोज इन द आउटवर्ड अक्रॉस हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ स्टेम्स, ठीक है। तो ये एक्सोजेनस ट्रीज है। एक्सोजेनस के दो टाइप थे अपने, पहले थे कॉनफायर्स। कॉनफायर्स ट्रीज क्या होता है? एवरग्रीन ट्री, मतलब हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। दे गिव सॉफ्ट फ्रूट, दे हैव पॉइंटेड लीव्स, ठीक है। क्या होते हैं दे, इसकी खासियत क्या होती है? दे गिव सॉफ्ट फ्रूट, ये सॉफ्ट फ्रूट देते हैं। दे हैव पॉइंटेड लीव्स। इसका एग्जांपल है देवदार, ठीक है, केल,
तो देवदार का ट्री वगैरह जितने भी होते हैं, चीड़ का पेड़ जो होता है, वो एवरग्रीन ट्री जितने भी हैं वो कॉनिफर्स कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा डेसिडुअस ट्रीज। डेसिडुअस ट्रीज कौन से होते हैं? दीज हैव हार्डवुड, ये हार्डवुड होते हैं। दीज हैव ब्रॉड लीफ, इनकी चौड़ी पत्तियां होती है, जैसे टीक, शीशम वगैरह। ठीक है। तो दो टाइप के हो गए कॉनफायर्स। सबसे पहला कॉनफायर्स एवरग्रीन ट्री होते हैं, इनकी पॉइंटेड लीव्स होती है और ये सॉफ्ट वुड देते हैं, अंदर सॉफ्ट होती है वुड इसकी। लेकिन जहाँ डेसिड्यूज की बात करें तो ये हार्डवुड देते हैं। तो और इनकी जो जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि सॉफ्टवेयर हार्डवुड में जो उसमें है कंपेरिजन कर रखा है कि पहचान कैसे सकते हैं कि कॉन्फायर और डेसिड्यूज में कौन कौन सी ट्रीज है, यानी सॉफ्टवुड हार्डवुड कौन सी ट्रीज है। एनरोलिंग समझ में आ जाएगी, बताऊंगा मैं आपको भी। कलर्स, कलर्स जो सॉफ्टवुड उसका लाइट होता है, हार्डवुड का डार्क होता है। डेंसिटी सॉफ्टवुड की लो होती है और हार्डवुड की हाई होती है। फायर रेसिस्टेंस सॉफ्टवुड की पुअर होती है और हार्डवुड की ज़्यादा होती है। वेट सॉफ्टवुड यानी कॉन्फायर्स का लाइट होता है और हार्डवुड का हैवी होता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फॉर डायरेक्ट पुल एंड वीक फॉर इक्वल रेजिस्टिंग थ्रस्ट। ठीक है। और स्ट्रेंथ अगर हार्डवुड की बात करें तो हार्डवुड से पता, नाम से तो लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग फॉर रेजिस्टिंग टेंशन, कंप्रेशन एंड शेयर। कुल मिला के बात ये है, जो आपके जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो आपकी वुड काम आएगी वो हार्डवुड काम आएगी। ठीक है। तो जो हार्डवुड होती है, ठीक है, वो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जनरली काम आती है। ठीक है। तो यानी कॉन्फायर्स काम में नहीं आती है, आपके डेसिड्यूस जो ट्रीज है वो काम आते हैं। हाँ। और एंडोजिनस ट्रीज जो आपके बैम्बू वगैरह होते हैं वो तो बिल्डिंग में सिर्फ इंटीरियर में काम आते हैं। एक्सोजेनस ट्रीज है वही काम आते हैं, उसके अंदर भी कौन सा? डेसिड्यूज यानी हार्डवुड ट्रीज वाले जो आपके काम आते हैं। अब ट्री का जो स्ट्रक्चर होते हैं दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। Macro structure, the structure of wood visible to the eyes or at a small magnification is called macro structure. The following figure shown the macro structure. Macro structure मतलब जो डायरेक्टली अपन आई से देख सकते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को समझूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए आप। ये ट्री का सेक्शन है। ठीक है। ट्री का सेक्शन है तो जनरली अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं। अब सेक्शन में क्या क्या चीज होती है समझिए आप। सबसे पहले देखिए, ये ट्री का सेक्शन है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं आउटर बार्क, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया? आउटर बार्क, यानी पेड़ की छाल। क्लियर? इसे बार्क बोलते हैं। तो सबसे आउटर पार्ट जो होता है जो आपकी जो अंदर की वुड है उसको प्रोटेक्ट रखता है, वो आउटर बार्क कहलाता है। और सबसे इनर मोस्ट, मतलब कभी आप लकड़ी काट के देखेंगे तो इसमें तो बहुत बड़ा दिखा रखा है, इसे बोलते हैं पिथ। इतना बड़ा कभी नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है, इसे शो करने के लिए बता रखा है। तो जो आउटर बार्क है वो छाल हो गई, और जैसे इनर मोस्ट पार्ट है वो कहलाता है पिथ। ठीक है। उसके बाद बात करें इनर बार्क। आउटर बार्क पेड़ की छाल, बाहरी सतह। इनर बार्क, ठीक है, इसकी अंदर की सतह। ठीक है। छाल की अंदर की सतह, क्योंकि आउटर बार्क जो होता है वो आपने देखा किस तरह से होता है, ठीक है, खुरदरा सा होता है। और जो इनर बार्क होती है बिल्कुल प्लेन सॉफ्ट होती है अंदर से। उसके बाद थर्ड लेयर आएगी कैम्बियम लेयर। इनर बार्क के बाद सबसे पहले लेयर आती है कैम्बियम लेयर। सबसे ये नरम नरम सी लेयर होती है जो बार्क को चिपकाए रखती है। ठीक है। इस जिसे हम इसको डेफिनेशन में समझते हैं, हार्टवुड। सबसे पहले पिथ, द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ कोर ऑफ द ट्री। तो पिथ क्या है? इनर मोस्ट कोर ऑफ द ट्री। उसके बाद है आपका हार्टवुड। हार्टवुड देख लो ये कहाँ पर है। हार्ट हार्टवुड क्या होता है? द इनर एनुअल रिंग्स सराउंडिंग द पिथ इज नोन एज हार्टवुड। पिथ के आसपास की जो रिंग्स होती है इसे एनुअल रिंग्स बोलते हैं। रिंग्स होती है, आपने देखा, और रिंग्स होती है इसके अंदर, पेड़ के अंदर। तो ये जो है ये हार्टवुड कहलाता है। पिथ के बाद जो आसपास का एरिया है वह टिम्बर का, आपके सेक्शन का, वो हार्टवुड कहलाता है। ठीक है। जहाँ से इसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद है सैपवुड। सैपवुड क्या है? जो हार्टवुड के जस्ट बाद वाला हिस्सा है ये सैपवुड कहलाता है। तो व्हाट इज सैपवुड? द क्यूटर एनुअल रिंग्स बिटवीन हार्ट एंड कैम्बियम लेयर इज नोन एज सैपवुड।
मतलब जो कैम्बियम लेयर है, मतलब जो बार्क के बाद और जो हार्डवुड के बीच की लेयर है, वो सैपवुड कहलाती है। सैपवुड के बाद है कैम्बियम लेयर, थिन लेयर ऑफ सैप बिटवीन सैपवुड, द इनर बार्क इज नोन एज कैम्बियम लेयर। इतने ही मैं फिर बता, जो कैम्बियम लेयर है ये इतनी थिक नहीं होती, इसे शो करने के लिए दिखा रखी है कि कैम्बियम लेयर क्या होती है, बिल्कुल नरम नरम सा लिक्विड होता है इसके अंदर। ये इसका काम जनरली, ये जो जनरली कैम्बियम लेयर काम आती है, आउटर बाइक आपके सतह पर चिपका रहा है, ये कैम्बियम लेयर कहलाती है। मेडुलर इनर बार्क मैं बताया छाल, द इनर स्किन ऑफ द लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर इज नोन एज इनर बार्क। अंदर का पार्ट आउटर बार्क, पेट की छाल का बाहर का हिस्सा, द आउटर स्किन ऑफ द कवर ऑफ द ट्रीज इज नोन एज आउटर बार्क। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज ने दिखा रखा है, ये जो रेज है देखो, एक तो आपकी हॉरिजॉन्टली घूम रही है, एक जो वर्टिकली लाइंस जा रही है, ये मेडुलरी रेज कहलाती है। जो हॉरिजॉन्टली लाइंस घूम रही है, ये तो रिंग्स, एनुअल रिंग्स कहलाती है, और जो ये वर्टिकल लाइन से जो निकलती है, ये मेडुलरी रेज कहलाती है। तो व्हाट इज मेडुलरी रेज? द थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर्स आर नोन एज मेडुलरी रेज। मतलब पिथ से स्टार्ट होती है और कैम्बियम लेयर तक जाती है। देख रहे हैं आपको? ठीक है, कि कैम्बियम लेयर तक पहुंच गई, ये पिच से स्टार्ट हो रही है और कैम्बियम लेयर तक जा रही है, तो ये आपकी कहलाती है मेडुलरी। तो ये सेक्शन है जिसमें जिसकी मोस्ट पार्ट को शो कर रखा है। मैं फिर शो बता देता हूँ। सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं या अंदर से शुरू करते हैं। पिथ सबसे इनर मोस्ट पास्ट जो पार्ट होता है, बहुत पॉइंट सा दिखता है इसके अंदर, किसी पेड़ में बड़ा सा दिखता है, पॉइंट्स होता है, नरम नरम सतह होती है। ठीक है, तो ये पित्त कहलाता है। पित्त के बाद का जो हिस्सा होता है, ये होता है हार्टवुड। हार्टवुड क्या होता है? सबसे ये सबसे फ्रेश वुड होती है। असल में क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो इनर से लेकर आउटर तक बढ़ती है ट्री की। तो जो ग्रोथ शुरू होती है वो पित्त से शुरू होती है। ठीक है, पित्त से फैलने के बाद वो हार्टवुड में जाती है, हार्टवुड से वो उसके बाद वो सैपवुड बनता है, सैपवुड के बाद कैम्बियम लेयर, और उससे आउटर बार्क, बाद में सबसे बाहर की सतह होती है आउटर बार्क होती है। तो इनर से आउटर पार्ट में बढ़ता है। तो पित्त, पिथ के आस सराउंडिंग जो एरिया है, अपन ड्रॉ करें, तीन चार लाइन अपन शो कर सकते हैं हार्टवुड की। उसके जस्ट बाद की जो लेयर्स होती है, ठीक है, वो होती है सैपवुड की। उसके बाद जो पतली सी लेयर आती है वो आती है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर में क्या होती है, रेस, कोई सी भी रेस नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है बार्क। सबसे पहले आता है आउटर बार्क और इनर बार्क। जो स्मूथ सतह होती है पेड़ की छाल की, वो इनर बार्क होता है, और आउटर बार्क उसके बाद वाला हिस्सा। एनुअल रिंग्स जो होती है, जो आपको जो लाइंस घूमती नजर आ रही है हॉरिजॉन्टली, वो रिंग्स होती है। और उसके बाद जो वर्टिकल रेस होती है वो आपकी मेडुलरी रेस कहलाती है। ठीक है, सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हर मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं अपन कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर्स। सबसे पहले क्या, अपीयरेंस। द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ टिम्बर शुड एग्जिबिट हार्ड एंड शाइनिंग अपीयरेंस। जो बिल्कुल फ्रेशली कट सरफेस होता है वो टिम्बर एग्जिबिट हार्ड और शाइनिंग अपीयरेंस होता है। कलर, द कलर शुड प्रेफरेबली बी डार्क। अब डार्क क्यों बात है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था कॉनफायर और डेसिड्यूस ट्रीज यानी सॉफ्टवुड और हार्डवुड के बारे में पढ़ा था। तो जनरली हार्डवुड क्या होती है, डार्क होती है, तो उसमें हार्डवुड यूज लेते हैं। तो उससे कलर जो है आपका डार्क होना चाहिए। डिफेक्ट्स, अ गुड टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम सीरीज डिफेक्ट्स सच एज नॉट्स, फ्लॉज एंड शेक्स। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि नॉट्स क्या होते हैं, फ्लॉज क्या होते हैं, शेक्स क्या होते हैं। तो जो अच्छी टिम्बर है जो बिल्डिंग में यूज में आती है, वो डिफेक्ट्स, उसमें डिफेक्ट्स ना हो। उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी। अ गुड टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल एंड कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग द एक्शन ऑफ फंगी, इंसेक्ट्स, केमिकल, फिजिकल एजेंसीज एंड मैकेनिकल एजेंसीज। ठीक है, तो क्या क्या है कि सबसे पहली बात, हर चीज बिल्डिंग में यूज में आती है वो तो पहली बात ड्यूरेबल होना ही चाहिए। ठीक है, रेसिस्टेंस एक्शंस ऑफ फंगी, फंगस वगैरह ना लगे, कि इंसेक्ट्स कीड़े ना लगे, केमिकल अटैक, फिजिकल एजेंसीज बाहर से, मैकेनिकल मशीन से कोई खराब ना हो, फिजिकल अपन हाथ वगैरह लगाते हैं उससे खराब ना हो। तो जनरली क्या होता है, देखो आजकल इस टाइप के पेड़ चाहिए आपको तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं। जो जनरली, जैसे मैं एग्जांपल आपको बहुत अच्छा दूंगा, आप जयपुर के जल महल की बात करें या ताजमहल की बात करें, इनकी जो फाउंडेशन है वो वुड की बनी हुई, क्योंकि जनरली पानी के ऊपर है। अब पानी के अंदर अगर आप सपोज आप कोई कंस्ट्रक्शन करना है, पहले जो कंस्ट्रक्शन होता था तो उसमें आरसीसी तो होती नहीं थी कि भैया आप उसमें केमिकल डाल के
या एडमिक्सर्स डाल के आप उसको वाटर प्रूफ बना लें, वाटर रेजिस्टेंट बना लें, तो उस टाइम जल महल है। और जो आपका ताजमहल है तो उसकी जो मेन जो फाउंडेशन है वो पूरी वुडन की है। वो जो किस टाइप की वुड है आप सर्च करना नेट के ऊपर, किस पेड़ की वुड है उसमें, कि जनरली क्या होता है कि वो पानी से खराब नहीं होती। तो इस टाइप की वुड्स जो होती है जिसपे दीमक नहीं लगते हैं, या फिर वो पानी को बहुत ज़्यादा सोखती नहीं है, फूलती नहीं है, वो बहुत मुश्किल से महंगे होते हैं। लेकिन तो आजकल मैकेनिक जो ट्रीटमेंट आ चुके हैं वुड्स के, जैसे हमने रेजिन पढ़ा जो जनरली अपन ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कलर्स वगैरह, उसमें पढ़े थे अपन, वुड के ऊपर कलर कर लेते हैं, रेजिन लगा देते हैं। ठीक है, तो रेजिन से क्या होता है कि वो एक तरह से प्रिजर्व हो जाती है, तो उसमें फंगी वगैरह कीड़े लगने का या फिर उसके घिसने करने का खतरा कम होता है। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी तो आजकल हम बना सकते हैं, लेकिन ये है कि उसकी लाइफ अच्छी हो। वो खुद ऐसी वुड ना हो कि खुद में ही अपने आप उसमें इरोजन होना शुरू हो जाए। ठीक है, अपन बाहर जो जो आउटर अटैक्स हैं उससे तो हम बचा सकते हैं, लेकिन जो इनर जो वुड खुद खराब है और इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है तो वो यूज़ में ना हो। जो ड्यूरेबिलिटी हो गई, इलास्टिसिटी, द टिम्बर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन लोड कॉजिंग डिफॉर्मेशन इज रिमूव। थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी हो, बहुत ज़्यादा नहीं, कि जब लोड अप्लाई करे तो उसके बाद वो अपनी फॉर्म में आ जाए। फायर रेसिस्टेंस, अ डेंस वुड ऑफर गुड रेसिस्टेंस टू फायर। तो या फिर बोला हूँ फायर प्रूफ नहीं हो सकती, वुड रेसिस्टेंस होती है कि एक हद तक तो वो आग लगने से रुक सकती है, कोई अचानक से जले ना। तो फायर रेसिस्टेंस हो, ऐसा नहीं हो कि थोड़ी सी आग पकड़ते पूरी आग लग जाती। हार्डनेस, a good timber should be hard, तो होना ही चाहिए। मैकेनिकल वेयर, a good timber should not deteriorate easily due to mechanical wear or abrasion। मैकेनिकल वेयर मतलब जो बाहर मैकेनिकली मशीन वगैरह में यूज लगाते हैं, इसको लगाने करने में, कटिंग वगैरह करने में ऐसा ना हो ये पूरी खराब हो जाए। ठीक है, तो मैकेनिकल वेयर इसमें अच्छा होना चाहिए। शेप, a good timber should be capable of returning its shape during conversion और सीजनिंग। कन्वर्जन और सीजनिंग में हल्का सा थोड़ा सा पॉइंट, अपन सीजनिंग का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कन्वर्जन का भी पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन जो है उसको कन्वर्ट मतलब कि जो आपका कन्वर्जन सेंस, इसको कटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अपनी शेप बनाए रखे, ऐसा नहीं कि डिफॉर्मेशन आ गए। सीजनिंग, सीजनिंग सेंस, सीजनिंग मतलब होता है सुखाना। ठीक है, अब सुखाने से सेंस मतलब क्या है, सीजनिंग मतलब पानी, इसके अंदर कोई भी सपोज डायरेक्टली अपन जो फ्रेश फूड काटते हैं उसमें वाटर होता ही होता है। आप देखो हल्का हल्का गीलापन सा महसूस होता है, जो बिल्कुल जो पेड़ सूख जाता है खत्म है उसमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो पेड़ आपका है, जो आपका पेड़ बिल्कुल सही सलामत, उसके आप कभी कटिंग करेंगे तो हल्का सा गीलापन होता है। तो डायरेक्टली क्या होता है कि ये जो वुड है वो डायरेक्टली कभी बिल्डिंग नहीं लगाते काट के लगा दी, नहीं। उसमें जो भी लिक्विड मौजूद है, जैसे रबड़ भी मैंने कहा निकलता है, और भी कई केमिकल रबड़ वगैरह होते हैं, रबड़ के पेड़ होते हैं जिसमें से रबड़ निकलता है। इसके अलावा और भी पेड़ होते हैं जो कई लिक्विड छोड़ते हैं, तो वो लिक्विड पेड़ के अंदर होते हैं। तो डायरेक्टली अपन क्या होते हैं, वो जो इसमें जो लिक्विड मौजूद है उसको निकाले बिना डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, तो उसको निकालना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। या फिर आपकी लकड़ी कटी हुई है और गीली थी पूरी, तो उसको सुखाना होता है, तो उसकी बहुत सारे प्रोसेस है, तो सीजनिंग कहलाता है ये। ठीक है, स्मेल, अ गुड टिम्बर शुड हैव स्वीट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल इंडिकेट्स डीके टिम्बर। मतलब स्मेल सही हो, पेड़ पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है तो उसमें बदबू सी आने लगती है। ठीक है, तो अच्छी स्मेल हो, यानी अपने घर में इसको यूज में ले लिया, उसमें से स्मेल निकलती रहती है। साउंड, अ गुड टिम्बर साउंड गिव अ क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। मतलब आपस में टकराएंगे तो क्लियर रिंगिंग साउंड उसमें आना चाहिए। ठीक है, ये बिल्डिंग के हर पार्ट के लिए आप कुछ मतलब मोस्टली पार्ट के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपस में टकरा, जैसे ब्रिक है, ब्रिक सबसे अच्छी कौन सी होती है कि जब आपस में इसको आप टकरा के देखें तो उसमें सपोज जैसे लोहे के मारते उस टाइप की आयरन रिंग टाइप टाइप के आनी चाहिए। वुडन में इतनी इतनी ज्यादा क्लियर रिंगिंग की आवाज नहीं आएगी। तो क्लियर रिंगिंग साउंड शो करता है कि कितना आपके जो उसके जो मटेरियल है आपका, वो कितना ज्यादा आपके अपने मॉलिक्यूल्स में टच है। मतलब कितना इसमें कोई, अगर उसके अंदर वॉइड्स होंगे, जो मटेरियल में अगर मटेरियल्स के अंदर वॉइड्स होंगे, ठीक है, खाली जगह होंगी, तो उसमें क्या होगा, आवाज आवाज कम निकलेगी, दबी दबी से आवाज आएगी। तो वुडन में भी यही है, बिल्कुल पैक हार्ड वुड होगी उसमें रिंग्स की आवाज, रिंगिंग की आवाज आएगी, लेकिन जो बिल्कुल बेकार वुड होगी उस पर रिंगिंग की आवाज नहीं होगी, इसमें वॉइड्स हो चुके होते हैं। स्ट्रेंथ, अ गुड टिम्बर शुड बी सफिशिएंटली strong for working
strong for working as structural members such as joist, beams, rafters. ठीक है, तो जो मेंबर है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है ताकि जॉइस्ट बना सके, यानी हम पढ़ेंगे जॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं, बीम जानते हैं, राफ्टर जो होते हैं जनरली जो आपके टीन शेड वगैरह के नीचे इंक्लाइंड मेंबर वगैरह लगते हैं वो राफ्टर्स होते हैं। स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर शुड बी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा नहीं कहीं पास पास से कहीं दूर दूर है। टफनेस, अ गुड टिम्बर शुड बी टफ, कैपेबल ऑफरिंग रेसिस्टेंस टू शॉक ड्यू टू वाइब्रेशन। देखो दो चीजें हैं, टफनेस और हार्डनेस, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेना कि टफनेस का मीनिंग क्या होता है और हार्डनेस का मीनिंग क्या होता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। हार्डनेस, टफनेस जो होता है वो होता है, इसको हिंदी में कड़क, मतलब अंदर से कितना सख्त है ये, ठीक है। यानी टफनेस मतलब कोई चीज सख्त है अंदर से, टफ है बिल्कुल, तो वो शॉक्स को रेसिस्ट कर सकती है। हार्डनेस इंडिकेट करता है उसके सरफेस को, सरफेस अगर कोई किसी चीज पे अपन सपोज नाखून चला रहे हैं और नाखून से उस पे निशान हो जाता है सीधे से, तो मतलब वो हार्ड नहीं है ज्यादा, ठीक है। उस पे निशान नहीं होता है मतलब वो हार्ड है अच्छी खासी। टफनेस शो करता है इसके अंदर की मजबूती को, ठीक है। तो हार्डनेस क्या होगा, सरफेस, सरफेस कितना मजबूत है, और टफनेस हो गया किसी भी चीज की अंदर की मजबूती, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं यार स्किन के लिए, स्किन के लिए क्या बोलते हैं, यार स्किन हार्ड हो रही ना, यार स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट हो रही, तो स्किन के लिए क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि आउटर एरिया है अपना, तो उसके लिए क्या होता है अपन हार्ड और सॉफ्ट वर्ड यूज में लेते हैं। लेकिन आप अपने लिए बात करें, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं नहीं बोलूंगा मैं हार्ड हूँ बहुत, नहीं, मैं टफ हूँ बहुत, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस दोनों में। टफनेस का मतलब तो हो गया अंदर की मजबूती, और हार्डनेस मतलब हो गया आपके आउटर जो एरिया है, आप जो सरफेस है वो है, ठीक है। तो हार्डनेस टफनेस में फर्क होता है, ध्यान रखना। वाटर परमेबिलिटी, a good timber should have low water permeability which is measured by the quantity of water filtered through unit surface area of specimen of wood। वाटर परमेबिलिटी भाई बिल्डिंग की कोई सा भी मटेरियल यूज में लो, बहुत ज्यादा परमेबल वाटर वाटर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं पानी सोखे जा रहा है सोखे जा रहा है, क्योंकि सीधी बात है कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्डिंग का मेटेरियल में यूज कर रहे हो और वो पानी बहुत ज्यादा सोख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वॉइड बहुत ज्यादा है, ठीक है। वॉइड बहुत ज्यादा है मतलब, वॉइड होने का मतलब क्या है, इसमें इसकी स्ट्रेंथ कम है। समझ में आ गई बात कि भाई इसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे एयर वॉइड्स बाकी हैं, मतलब ढंग से ये डेंस मटेरियल नहीं है, डेंस नहीं है तो वाटर खींच रहा है, वाटर खींच रहा है मतलब एयर वॉइड है, और वॉइड्स है, और वॉइड्स है मतलब ज्यादा टफ, ज्यादा ये स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा नहीं है। और वो वाटर परमेबिलिटी यानी पानी को कम खींच रहा है मतलब इसमें वॉइड्स कम है, मतलब बहुत ज्यादा सख्त है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये वाटर भी इसमें नहीं जा पा रहा है, तो मतलब ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वाटर परमेबिलिटी होना ही चाहिए, मतलब वाटर पानी कम से कम सोखे। वेट, द टिम्बर विथ हैवी वेट इज कंसिडर्ड टू बी साउंड एंड स्ट्रॉन्ग। नॉर्मल सी बात है कि भाई आपने सेम दो ट्री का सेम टुकड़ा काटा, और एक थोड़ा लाइट है और एक थोड़ा हैवी है, तो लाइट में मतलब क्या है, साइज दोनों का सेम है। सपोज आपने 1 फुट, ठीक है, 1 फुट डाया का आपने दो ट्री के टुकड़े काट सेक्शन ले लिए सेम साइज की, सेम डेप्थ के, ठीक है। तो आपने क्या हुआ कि एक में एक का वजन कम, एक का वजन ज्यादा है, तो जिसका कम वजन कम है, साइज बराबर है लेकिन वजन कम है, मतलब उसमें वॉइड्स मौजूद है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है। और वही उसमें वॉइड्स मौजूद नहीं है, बिल्कुल डेंस मटेरियल है, तो मतलब उसका वेट ज्यादा है। वर्किंग कंडीशन, टिम्बर शुड बी इजीली वर्केबल, इट शुड नॉट क्लॉग टीथ और सो, क्लॉक द टीथ ऑफ सो, मतलब ये टिम्बर वर्केबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इस पे जो कटिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम है, लकड़ी वगैरह ठोकने में प्रॉब्लम है। एनी क्वेश्चन?